नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। फंड में एंट्री का समय जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है फंड से निकलने का समय भी। आज हम जानेंगे क्या हो फंड से निकलने का एग्जिट प्लान। खराब फंड में फंस गए तो क्या करें, फंड से निकलने की सही स्ट्रैटेजी पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, प्रवीण बाजपेयी फाउंडर फिनफिक्स और विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। प्रवीण और विश्वजीत जी, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। एंट्री जितनी इंपॉर्टेंट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका एग्जिट क्या होना चाहिए, और इस गलत टाइमिंग में फंसकर लोग काफी अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। इसलिए हम आज एंट्री नहीं एग्जिट की बात करेंगे। इसलिए अगर हम थोड़ा सा नटशेल में पहले जाने कि प्रवीण, हम क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं एग्जिट को, मतलब फंड से निकलने का जो प्लान होना चाहिए या जो एग्जिट प्लान होना चाहिए वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और कई बार वो फंड के एंट्री से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? नमस्कार स्वाति जी, बिल्कुल। आई थिंक जो इन्वेस्टिंग है वो अक्सर हम ओवर डिस्कस कर लेते हैं, बट एग्जिट को आई थिंक काफी कम उसके बारे में बात होती है, चर्चा होती है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले तो क्लैरिटी हो कि एक एग्जिट स्ट्रैटेजी किसी इन्वेस्टर के पास क्यों होनी चाहिए, और इसके 4-5 मेन कारण है। मुझे लगता है एक इन्वेस्टर के माइंड में अपने जैसे गोल्स की एक क्लैरिटी जरूरी होती है। क्लैरिटी सेम चीज एग्जिट स्ट्रैटेजी लेके आती है, ताकि वो किसी भी टाइम पे मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराए ना, और उनका इमोशन जो है वो बीच में ना आए। तो अगर उनके पास एक क्लियर कट एग्जिट स्ट्रैटेजी है अपने निवेश की, तो वो कोई भी मार्केट के मूवमेंट में विचलित नहीं होंगे। आप तसल्ली से आपको पता होगा दैट आपका क्या टाइम है जब आपको किसी निवेश से निकलना है। उसके अलावा स्वाति जी, यहाँ पे अगर हमारे पास एक बेटर प्लानिंग है अपने एग्जिट की, तो हम अपने एग्जिट लोड्स, अपने टैक्सेस को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज टैक्सेशन इन्वेस्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और मेरे ख्याल से टैक्स लाइबिलिटी का एक ध्यान रखना एक इम्पॉर्टेंट चीज है ओवरऑल इन्वेस्टिंग की। एंड इस चीज पे तभी हम गौर दे सकते हैं जब हमें पता हो कि हमने कब किस इन्वेस्टमेंट से निकलना है। इसके अलावा मेरे ख्याल से जो आपकी रिस्क एपिटाइट है वो कई बार चेंज हो जाती है आपके एग्जिट प्लान के द्वारा। ये डेफिनेटली हम मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके रिस्क टॉलरेंस, जो इन्वेस्टर है उनके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही उनकी इन्वेस्टमेंट्स और उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो चल रहा है, और कोई उतार चढ़ाव नहीं है। सो ओवरऑल एक एग्जिट स्ट्रैटेजी रखने के लिए जो भी इन्वेस्टर है उनके पास मेरे ख्याल से क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगा, इमोशन से वो कम विचलित होंगे, और अपने बेहतरीन तरीके से अपने टैक्सेस, अपने एग्जिट लोड्स, अपनी सारी लाइबिलिटीज का ध्यान रखते हुए अपने रिस्क को भी मैनेज कर पाएंगे। ओके, तो कुछ फैक्टर्स पॉइंट आउट किए हैं प्रवीण ने फंड की एग्जिट स्ट्रैटेजी के। इस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। और विश्वजीत जी, जो एक रीज़न, बहुत सारे पॉइंट्स में से जो एक रीज़न मैं शुरुआत में निकालना चाहती हूँ वो ये रहता है कि आप कई बार आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं, और माने आपका 20 साल का लक्ष्य है दूर, या 10 साल का लक्ष्य दूर है। आप जैसे जैसे अपने गोल के करीब पहुंचते हैं तो काफ़ी नेचुरल हो जाता है कि आपको इक्विटी से शिफ्ट करके डेट में जाना पड़ता है। ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकल तरीका है फंड से एग्जिट लेने का। ये हम तमाम उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो जब आपको फंड से एग्जिट करना चाहिए। तो ये जो गोल बेस्ड एग्जिट प्लान है विश्वजीत जी, वो बताइए कैसे काम करता है? जी बिल्कुल स्वाति जी, गोल, जब आपको पैसा जब चाहिए, व्हेन यू नीड मनी, तभी आप उसको विड्रॉ करेंगे। और कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट एकदम से फॉल हो गया है, डाउन चल रहा है तो पैसा निकाल लें, या मार्केट अब जैसा आजकल ऑल टाइम हाई चल रहा है तो बहुत सारे निवेशक कंफ्यूज रहते हैं कि क्या एग्जिट कर ले। तो मेरा हमेशा से एडवाइस यही रहता है कि आपने जब इन्वेस्ट किया है इक्विटीज में, अगर किया है तो आपने एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए किया है। अगर आपका रिटायरमेंट गोल है, या आपके बच्चे की पढ़ाई है, या कोई शादी है, तो जब आप अपने गोल के करीब पहुंचे तभी आप एग्जिट करने की सोचें। और एग्जिट उसमें आपने जैसा बिल्कुल ठीक बताया कि लास्ट मिनट सरप्राइज ना हो। इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, ये उसका पार्ट ऑफ द गेम है, तो मार्केट का उतार चढ़ाव तो रहेगा। तो जब आप गोल के करीब पहुंच जाते हैं तो 1 साल 2 साल पहले से आप अपना एलोकेशन थोड़ा डेट की तरफ मूव करें, ताकि आपको आखिरी समय पे सरप्राइज ना हो
और जो आपने गोल की अमाउंट रखी हुई है वो उसके आप आसपास लक्ष्य के करीब रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं तो ये भी कहता हूं कि आप हमेशा हर साल एटलीस्ट अपना एसेट एलोकेशन रीबैलेंस करते रहें, चाहे मार्केट ऊपर है चाहे नीचे है। अगर आप रीबैलेंस करते रहेंगे तो आप कभी भी एग्जिट स्ट्रैटेजी आपको बहुत सुविधा देगी, क्योंकि आपका जब भी इक्विटी एलोकेशन बढ़ जाता है तो आप वापस डेट में आ जाएंगे, तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा बैलेंस रहेगा। और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। ज्यादातर निवेशक जब इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो कम से कम 5 साल 10 साल का पीरियड टाइम होराइजन लेके चलें, तभी निवेश करें। ओके, तो गोल बेस्ड एग्जिट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सही तरीका है किसी फंड से निकलने का या पे शिफ्ट करने का फ्रॉम इक्विटी टू डेट, क्योंकि लॉन्गर टर्म में इक्विटी और जैसे आप अपने गोल के नज़दीक पहुंचते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है और कम जोखिम के लिए आपको डेट में शिफ्ट करना चाहिए। ये एक नॉर्मली एक निवेश की स्ट्रैटेजी होती है और एक अच्छा एग्जिट प्लान भी है। दूसरा जो एक अच्छा एग्जिट प्लान प्रबलीन हो सकता है जिसका आपने जिक्र शुरुआत में किया था वो एसेट रीबैलेंसिंग को लेकर है। इनफैक्ट इस साल के पहले 6 महीने में हमने बाजार के कई मूड देखे। बाजार एट ऑल टाइम हाई तो है ही, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव उथल पुथल भरा माहौल भी देखने को मिला हमें, और इसमें कई लोगों के जो पोर्टफोलियो है उनके बैलेंस भी बिगड़ा। तो एसेट रीबैलेंसिंग अगर हम इस पर्सपेक्टिव से समझे कि फंड से निकलने का क्या एक तरीका हो सकता है, या फिर फंड को डेट से इक्विटी, इक्विटी से डेट में शिफ्ट होने का अगर मौका मिलता है तो कैसे किया जा सकता है? जी स्वाति जी, आई थिंक ब्रॉडली इसके 5 मेरे ख्याल से सिचुएशंस हैं जहां पे निवेशक अपनी इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर सकते हैं। एक विश्वजीत जी ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। दूसरा यहाँ पे एसेट रीबैलेंसिंग हो गया। जब भी कोई निवेशक इन्वेस्टमेंट करता है स्वाति जी, तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो कुछ मात्रा में इक्विटी लेते हैं, कुछ मात्रा में फिक्स्ड इनकम लेते हैं, कुछ सोना और रियल एस्टेट भी हो सकता है। पर अगर हम सिर्फ इक्विटी और डेट को लेके चले, अगर हम ये ले लें कि किसी इन्वेस्टर के पास करीबन 30% इक्विटी है और 70% फिक्स्ड इनकम है उनके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, और मार्केट में बहुत गिरावट आई जैसे हमने 2020 में देखा, तो उस टाइम पे उनका इक्विटी का जो एलोकेशन है वो क्या पता 25% तक गिर जाए। वो एक सही समय होगा कि अपने फिक्स्ड इनकम से थोड़ा सा एग्जिट करें और इक्विटी में पैसा ऐड करें। उसी तरीके से अगर इस टाइम पे किसी निवेशक की इक्विटी एलोकेशन उनके जो ऑलरेडी निर्धारित परसेंटेज है उससे ज्यादा जा चुकी है, और ऐसा नहीं है स्वाति जी कि 1-2% ऊपर गई है तो हम एग्जिट कर ले। आप एक रेंज बना सकते हैं कि आपका एसेट एलोकेशन 5 to 10% की रेंज में ऊपर या नीचे मूव हो सकता है। अगर उसके बियॉन्ड मूव हो रहा है तो फिर आप अपने निवेश से निकलें, और जो आपकी उस टाइम पे अंडर वैल्यूड हो गई है एसेट, उसकी जिसकी मात्रा कम हो रही है उसमें आप निवेश करें। इस तरीके से आपका ना ही जो आपका पोर्टफोलियो है वो संतुलित रहता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका जो रिस्क है वो जो आपका इनिशियल रिस्क टॉलरेंस लेवल होता है उसी पे बना रहता है, और आपका पोर्टफोलियो ज्यादा रिस्की नहीं बनता। सो एसेट रीबैलेंसिंग डेफिनेटली सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजी है जो एग्जिट की हो सकती है। अब फंड बेस्ड जो एग्जिट प्लान है उसको समझने की जरा कोशिश करते हैं, और उस पर 2-3 फैक्टर्स है विश्वजीत जी। वो ये रहते हैं कि कई बार फंड का प्रदर्शन सही नहीं होता है, उस चक्कर में लोग फंड से निकल जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। कई बार फंड के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव होता है, कई बार फंड का मैनेजर ही बदल जाता है। तो आपकी नज़र में जो फंड बेस्ड जो एग्जिट प्लान होना चाहिए वो किस आधार पर होना चाहिए? फंड का प्रदर्शन देखकर करना चाहिए, अगर कुछ स्ट्रक्चर में बदलाव हो उसको देखते हुए फंड से एग्जिट लेना सही है? फंड मैनेजर बदलने पर भी कई लोग काफ़ी लोग लॉयलिस्ट्स होते हैं, वो सोचते हैं कि अब ये फंड मैनेजर तो नहीं रहे तो इस फंड में मेरा क्या काम। तो क्या इन तीनों फैक्टर्स में से आपको कोई सूटेबल लगता है फंड से निकलने की स्ट्रैटेजी के तहत? जी बिल्कुल स्वाति जी, तीनों ही फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब अगर फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है और काफी लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर हम देखते हैं कि वो अपने बेंचमार्क से 3 या 4 क्वार्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है और बाकी जो पीयर्स हैं उस कैटेगरी में
वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये समय होता है कि आप डिसाइड करें कि क्या आप उस फंड में बने रहें या नहीं बने रहें। और आपको लगता है कि कंसिस्टेंटली यहाँ रिटर्न नहीं आ रही है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो आपको जरूर चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कोई इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, जैसा कि हमने लास्ट 2 साल में देखा कि वैल्यू स्टाइल काफी पॉपुलर था और ग्रोथ स्टाइल नहीं चल रहा था। तो आपको एक फंड को पूरा एक साइकिल देखना पड़ता है, 3-4 साल का मार्केट साइकिल देखना पड़ता है कि कंप्लीट मार्केट साइकिल में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर बाकी फंड भी उसके तरीके के फंड नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उसमें बने रहें, लेकिन अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर आपको जरूर उसमें बदलाव लाना चाहिए। जहां तक कि फंड मैनेजर का सवाल है, तो ऐसा होता है कि फंड मैनेजर के साथ बहुत लॉयल्टीज जुड़ी होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक फंड मैनेजर चला जाए तो क्या पूरी इतनी बड़ी एएमसी है जो उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो चेंज हो जाता है। तो आप कुछ समय उसमें जरूर वॉचफुल रह सकते हैं, और अगर फंड की परफॉर्मेंस गिर रही है तो आपको जरूर बदलाव लेना चाहिए। तीसरा जो आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर फंड में चेंज हो जाता है, कई बार ऐसा देखा भी गया है डेट फंड में, और बहुत बड़ा बदलाव हुआ, उन्होंने कुछ ज्यादा रिस्क ले लिया और अब वो बहुत पॉपुलर एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और उनको बहुत नुकसान भी हुआ, तो वो फंड को बंद भी करना पड़ा। तो अगर आपको लगता है कि जो फंड का नैरेटिव था, जो फंड की स्टेटमेंट थी कि उनको इतना ही रिस्क लेना था और वो ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो भी आपको बिल्कुल सही समय है कि आपको फंड चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके रिस्क प्रोफाइल, जैसा प्रबलीन जी बता रही थी और बहुत फोकस कर रही थी रिस्क के ऊपर, तो आपका रिस्क बढ़ सकता है, तो भी आपको वो फंड शिफ्ट कर लेना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए उस फंड से। कई बार इसी से जुड़ा हुआ सवाल प्रबलीन, स्कीम की डायनेमिक्स बदल जाती हैं। कई बार जो स्कीम के बेसिक फंडामेंटल्स हैं या रिस्क प्रोफाइल है, एक निवेशक के एसेट एलोकेशन से मेल नहीं खाते हैं। है तो ये माइन्यूट डिटेल्स, लेकिन अगर कोई निवेशक बहुत बारीकी से अपने निवेश को देखते हैं तो उन्हें समझ में आएगा कि जिस फंड में उन्होंने निवेश किया था अब वैसा वो फंड रहा ही नहीं। तो क्या ये भी एक वजह रह सकती है फंड से निकलने की? स्वाति जी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो हमने देखा था जब सेबी की रिकैटेगराइजेशन हुई थी, तब बहुत सारी स्कीम्स के ब्रॉडर मैंडेट में डिफरेंस आया था। एंड आई थिंक वो एक टाइम था जब इन्वेस्टमेंट्स जिस तरीके से इनिशियली स्कीम स्ट्रक्चर थी उनमें एक बदलाव देखा गया था। तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को उसकी सूटेबिलिटी को वापस एक बार रीचेक करने की जरूरत है। अगर हम अभी बहुत रीसेंट एक एग्जाम्पल लें तो अभी अभी एक अडेंडम आया है एडेलवाइज का, जहां पे वो उनका जो बैंक निफ्टी ईटीएफ है उसको मर्ज कर रहे हैं लार्ज मिड 250 इंडेक्स फंड के साथ। तो यानी कि अगर किसी ने बैंक निफ्टी वाले ईटीएफ में पैसा लगाया था, वो एक सेक्टोरल फंड के तरीके से लगाया होगा कि हमें बैंक निफ्टी में एक्सपोजर चाहिए, और अगर अब वो एक लार्ज मिड फंड के साथ मर्ज हो रहा है इंडेक्स फंड के साथ, तो स्वाति जी जबकि सेम स्टॉक्स उनको वहां पे भी मिल जाएंगे, पर जो उनका एक बेसिक प्रोबेबली जो रिक्वायरमेंट था कि हमें कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर चाहिए बैंकिंग स्टॉक्स में, वो अब नहीं मिलेगा। तो ये कुछ समय होते हैं जब इन्वेस्टर्स वो डिसीजन ले सकते हैं कि क्या अभी भी उस फंड की उतनी सूटेबिलिटी उनके पोर्टफोलियो के लिए है या रिक्वायरमेंट है या नहीं है। एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट पॉइंट है कंसिडर करने के लिए इन्वेस्टर्स का। बिल्कुल। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, इस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी गुरु। क्या हो फंड से निकलने का प्लान, एग्जिट स्ट्रैटेजी पर कर रहे हैं खास चर्चा। प्रवीण वाजपेयी हमारे साथ है और विश्वजीत पराशर से हमारी चर्चा जारी है। विश्वजीत जी, जब भी फंड को रिडीम कोई निवेशक करते हैं, फंड से निकलते हैं, शायद वो इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि एग्जिट लोड उन पर भारी पड़ सकता है। मैं आपसे समझना चाहती हूं और दर्शकों की समझ के लिए, एग्जिट लोड कैसे लगता है, कब लगता है और क्या होता है? देखिए, ज्यादातर स्वाति जी, जब भी कोई आप इक्विटी फंड में निवेश करते हैं और अगर आप 1 साल के अंदर अंदर एग्जिट करते हैं तो आपको करीब करीब 1% का एग्जिट लोड लगता है, और अगर आप 1 साल के बाद एग्जिट करते हैं तो आपको एग्जिट लोड नहीं लगता है। और टैक्सेशन का भी बहुत एडवांटेज होता है। अगर आप 1 साल से पहले एग्जिट करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और अगर आप 1 साल के बाद एग्जिट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि 10% है, और 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। तो यकीनन अगर आप 1 साल तक बने रहें तो आपको एग्जिट लोड का रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, और 1 साल के बाद आपको यह रिस्क कम हो जाता है, आपका नुकसान कम हो जाता है। बिल्कुल। तो एग्जिट लोड को ध्यान में रखते हुए ही
आप इसके बारे में सोचें। और अगर आप कहीं किसी फंड में निवेश कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका पर्पस होगा कि आप लॉन्गर टर्म के लिए करें, और आप प्रीमैच्योरली उससे निकल रहे हैं तो उस पर आपको कुछ पेनल्टी लगती है जो कि एग्जिट लोड के रूप में आपको देनी पड़ती है। तो स्ट्रैटेजी, जो एग्जिट स्ट्रैटेजी है एग्जैक्टली प्रबलीन, आपकी नज़र में एक क्लियर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये समझना बेहद ज़रूरी है। और एग्जिट स्ट्रैटेजी में भी किन गलतियों से बचें? मेरे ख्याल से स्वाति जी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आपके पास एक क्लैरिटी से ये चीज पता है कि हमारे क्या गोल्स हैं, हमारा क्या टाइम होराइजन है और किस तरीके का आपको अपना रिस्क एपेटाइट मेंटेन करना है, लिस्ट आपकी क्या टॉलरेंस है, उसके हिसाब से मेरे ख्याल से निवेशकों के लिए ये डिसीजंस लेने इजी हो जाते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि आप क्योंकि विचलित नहीं होते हैं मार्केट के उस टाइम पे फिर उतार चढ़ाव से, तो आप गलत टाइम पे एंट्री एंड एग्जिट नहीं करते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अब मार्केट्स हाई जा रही हैं तो हमें अपनी एसआईपीज को रोक देना चाहिए। मेरे ख्याल से उन गलतियों को फिर आप नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पास पता है कि अभी आपका क्या टाइम होराइजन है, आपने कब एग्जिट करना है, तो आप उन डिसीजंस को बीच में अवॉइड कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से मिस्टेक्स नहीं करते हैं कि मार्केट में गिरावट आई तो आप घबरा के एसआईपी रोक दें। आपको ऐसा लगा कि मार्केट चढ़ गई है और अब एसआईपीज बहुत महंगी हो गई है मार्केट, तो आप अपनी एसआईपीज रोक दें। तो मेरे ख्याल से क्लियर कट एग्जिट स्ट्रैटेजी का बेनिफिट हर तरीके से है इन्वेस्टर को। और इन जब फैक्टर्स के बेसिस पे अगर वो अपनी एग्जिट कॉल लेते हैं, मेरे ख्याल से उनका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जर्नी ज्यादा क्लैरिटी से और ज्यादा फ्रूटफुल निकलती है। बिल्कुल, तो एग्जिट स्ट्रैटेजी सोच समझकर ही करें। फंड से अगर निकलने का प्लान है तो ये समझें एग्जिट लोड तो नहीं कहीं लग रहा है, और क्या वाकई इतनी मजबूरी है आपके लिए फंड को छोड़ने की, क्या सिर्फ नुकसान के बेसिस पर आप ये कर रहे हैं? तो इसके लिए कंफ्यूजन है तो एक फाइनेंशियल सलाहकार की मदद भी ले सकते हैं। अब चर्चा करना बेहद ज़रूरी है एंट्री पॉइंट भी, और एंट्री पॉइंट इसलिए क्योंकि कई लोग जानना चाहते हैं कि जब बाजार शिखर पर हो तो क्या बाजार में एंट्री करने का सही समय है। विश्वजीत जी। देखिए स्वाति जी, इसका बहुत ही थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग निवेशकों के दिमाग में ये है। मेरा सलाह ये है कि एवरी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट एज लॉन्ग यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। आपके गोल्स अगर लॉन्ग टर्म है तो हर समय आपके लिए अच्छा है। आप हाई मार्केट में निवेश करें या आप मार्केट फॉल पे स्टार्ट करें तो कोई अच्छा टाइमिंग नहीं है, हर टाइमिंग अच्छा है क्योंकि आपके गोल्स लॉन्ग टर्म है। दूसरा, ऐसा देखा गया है कुछ लोग मार्केट के बाहर रहते हैं, वो लोग ज्यादा नुकसान उठाते हैं बजाय इसके जो लोग मार्केट में रहते हैं और मार्केट फॉल हो जाता है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जितना समय आप मार्केट में निकालेंगे, टाइमिंग करने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। और ये एसआईपी जैसे प्रोडक्ट्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं जो कि आपको मार्केट टाइमिंग से बचाते हैं, क्योंकि आप मार्केट की वॉलेटिलिटी का एक नेचर है। आप मार्केट हाई पे हैं तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट हमेशा हाई पे ही रहेगी और उसमें करेक्शन नहीं आएगा या कोई डाउनफॉल नहीं आएगा। तो एसआईपी जैसी जो प्रोडक्ट है इतना ब्यूटीफुल है कि आप मार्केट हाई हो चाहे लो हो, आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखें। जैसे प्रबलीन जी भी बता रही थी कि आप अपनी लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से अपना निवेश करते रहें। और अगर आपको लमसम पैसा इन्वेस्ट करना भी है तो इस समय आप स्टैगर कर सकते हैं। आप एसटीपी जो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान है, म्यूचुअल फंड का एक बहुत अच्छा फीचर है। एक लमसम निवेश ना करके आप उसको एसटीपी के थ्रू निवेश करें, जिसमें कि आप फंड को थोड़ा लिक्विड फंड में निवेश कर दें और धीरे धीरे से सिस्टमैटिकली इक्विटी में एंटर करें। तो कुछ समय आप ऐसे करें और आपको लगता है आप सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हैं और मार्केट फॉल आपको लगता है कि डिप आ रहा है, तो आप थोड़ा बहुत लमसम भी उसमें निवेश कर सकते हैं। तो मेरा फाइनल कॉल यही है, एवरी टाइम इज अ गुड टाइम। और अगर आप सिस्टमैटिकली उसमें निवेश करते हैं और अपने गोल्स के लिए लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं, लॉन्ग टर्म निवेश करें या फिर एसआईपी से इन्वेस्टमेंट करें, तो बाजार हाई हो या बाजार बॉटम में है तो इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रबलीन, इनफैक्ट कुछ डेटा के जरिए आपसे मैं जानना चाहूँगी कि पिछले कुछ सालों में हम अगर हाल ही के कुछ इंस्टेंसेस लें, हाल का तो 2020 हो गया, कोविड का टाइम, उससे पहले जो बड़ा था लीमन ब्रदर्स वाला 2008 का इंसिडेंट था। आई थिंक ये 2 साल मोस्टली कवर कर सकते हैं काफ़ी सारी जनरेशन्स को जिन्होंने देखे हैं बाजार के अप्स एंड लोज। तो किसी ने एसआईपी एट पीक ऑफ मार्केट की और उसके बाद उसने एक बहुत बड़ा करेक्शन देखा, या एट बॉटम बहुत बड़ा करेक्शन के बाद बाजार को नीचे आते हुए देखा। तो एसआईपी करने वाला जो निवेशक है उसको क्या कुछ खास फर्क पड़ा रिटर्न में?
जी स्वाति जी, आई थिंक सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स को डेटा दे सकता है। और अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा देखें, जैसे 2008 की आपने बात की, 2008 जनवरी में हमने मार्केट्स की पीक देखी थी। सेंसेक्स करीबन 21,000 टच किया था, निफ्टी 6,300 पे था, और उसके बाद हमने बहुत भारी गिरावट देखी, मैक्सिमम 59% फॉल बाय द टाइम जब अक्टूबर आ गया था। बट अगर हम एसआईपी के रिटर्न्स देखें, चाहे आपने जनवरी में शुरुआत की हो या आपने अक्टूबर नवंबर में शुरुआत की हो, अगर हम आज तक के रिटर्न्स देखें तो उनमें एक 11.74% रिटर्न्स निकलते हैं, एक जगह 12.12 रिटर्न्स निकलते हैं। तो स्वाति जी, अगर हम लंबे समय में एसआईपी की बात करें तो एसआईपी जो एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग पे चलता है, मेरे ख्याल से बहुत ब्यूटीफुली मार्केट्स के हाईज एंड लोज को वो कैच करने के बाद एवरेज आउट कर देता है आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। सेम अगर हम 2020 के आंकड़े भी देखें तो जो एसआईपीज है वो करीबन 17 से 16% की रेंज में, चाहे आपने हाई पे लगाया हो चाहे आपने लो पे लगाया हो, बाय अप्रैल मई ऑफ 2020 या आपने जनवरी 2020 पे लगाया हो, आपके रिटर्न्स निकल के आते हैं। पर अगर हम बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड की बात करें स्वाति जी, 5 इयर्स में डेफिनेटली मुझे लगता है एसआईपी रिटर्न्स में भी हल्का सा फर्क पड़ सकता है कि आगे की मार्केट कितनी तेजी से भागी थी और वहां पे क्या आपके किस टाइप का ट्रेंड चला। बट उसमें भी मेरे ख्याल से 6 महीने आगे पीछे का जब हम रिटर्न्स देखते हैं, करीबन आपके डबल डिजिट रिटर्न्स हर टाइप के मार्केट फॉल में बने हैं अगर हम देखें। बट अगर हम लमसम को देखें, वहां मेरे ख्याल से छोटे टाइम पीरियड में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटा यानी कि 4 to 5 इयर्स में अगर आपने बिल्कुल पीक पे पैसा लगाया है तो कई बार ब्रेक इवन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और ये हमने 2008 की पीक पे देखा कि 2013 तक भी उन लोगों के रिटर्न्स करीबन 4.5% से नेगेटिव में थे। ऑब्वियसली आज की तारीख पे वो 200% से अप हैं। बट स्वाति जी, कई बार छोटे समय में यानी कि 4 to 5 इयर्स में मार्केट पीक पे जब आप एक साथ पैसा लगाएं, वो डिसएडवांटेज दे सकता है। और वही चीज अगर हमने एसटीपी से की हो तो इवन 5 साल बाद 14 से 33% के रिटर्न्स उनके बनते अगर उन्होंने 6 महीने या 1 साल का एसटीपी लगाया होता। तो जैसे विश्वजीत जी ने बोला है, एसटीपी स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट्स आई थिंक इज अ बेटर वे। जिस टाइप के मार्केट्स में आज हमें है, मुझे लगता है थोड़ा पैसा आप लमसम में लगा सकते हैं, बाकी आप धीरे धीरे डालिए, और अगर कोई गिरावट आई तो उसको एक साथ आप मूव कर सकते हैं इक्विटी में। एसटीपी की क्योंकि इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, अपार्ट फ्रॉम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो एसआईपी के बेसिक्स तो एक्चुअली काफी लोगों को क्लियर हो ही गए हैं। एसटीपी विश्वजीत जी, आपकी नजर में कैसे फंड से करना चाहिए? जी बिल्कुल स्वाति जी, अगर आपके पास लमसम पैसा है तो प्रैक्टिकली आपको वो फंड्स जो है लिक्विड फंड्स में निवेश कर देने चाहिए। लिक्विड फंड्स में आपको सेविंग बैंक रिटर्न मिलते रहेंगे, तो आपका पैसा ऐसा नहीं है कि खाली पड़ा हुआ है, आपको उसमें भी रिटर्न मिल रहे हैं। और आप वीकली एसटीपी कर सकते हैं, मंथली एसटीपी कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका कितना वॉल्यूम है जिस जो आप निवेश करना चाहते हैं। तो जितना आप वीकली एसटीपी करेंगे तो आप उतना ही मार्केट वॉलिटिलिटी को बीट कर पाएंगे और सिस्टमैटिकली आप इक्विटी मार्केट में एंटर करेंगे। तो जैसा अभी प्रवीण जी ने बताया, तो एवरेजिंग का एडवांटेज आपको यहाँ पे भी मिलेगा। और आपको जो लमसम इन्वेस्टमेंट करने का जो रिस्क है, क्योंकि अगर आप मार्केट हाई पे करते हैं और तो आपको उसको मतलब आपका परफॉर्मेंस मैच करने के लिए आपको काफी लंबा समय लग सकता है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि आप किसी भी जिस एएमसी में आप निवेश कर रहे हैं उस एएमसी की लिक्विड फंड में आप निवेश करें और उसको इंस्ट्रक्शन दे दें कि आप सिस्टमैटिकली हर वीक या हर मंथ जैसा आपका फंड साइज है आप उसको उसी इक्विटी फंड में ट्रांसफर कर दें। तो 3-4 लिक्विड फंड्स में आप निवेश करें और 3-4 इक्विटी फंड्स में उसको ट्रांसफर कर लें, तो आपका पैसा धीरे धीरे मार्केट में निवेश होगा और मार्केट की वॉलेटिलिटी से बच जाएगा, रिस्क भी कम हो जाएगा और रिटर्न्स भी ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल, तो बाजार में बने रहने की एसआईपी और एसटीपी की स्ट्रैटेजी, ये एंट्री का सही तरीका और एग्जिट का तरीका भी हमने समझा आज हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रवीण, विश्वजीत जी, दोनों का बहुत धन्यवाद करते हैं मनी गुरु में आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। रुकते एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।